प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार अर्थशास्त्र पीजीटी शिक्षक +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर में हूँ। अर्थशास्त्र का मैंने कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया तीनों मॉडल सेट को कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इतिहास का हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है और सेट 2 को मैंने इतिहास के शिक्षक श्री संतोष कुमार दास के सहयोग से तैयार किया है। इसमें मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं इतिहास का शिक्षक नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ, लेकिन आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का सविस्तार विवेचना कीजिए। तो 1922 ईस्वी के पूर्व यही माना जाता रहा है कि आर्य सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, मगर 1921 में हड़प्पा की खुदाई बाबू दयाराम साहनी और 1922 में डॉक्टर R.D. बनर्जी की देखरेख में मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में खनन कार्य शुरू हुआ और तब एक आर्यपूर्व सभ्यता प्रकाश में आई। क्योंकि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक अवशेष सिंधु घाटी नदी से प्राप्त हुए हैं, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। परंतु जब बाद में देश के अन्य भागों लोथल, कालीबंगा, रोपन, बनवाली, आलमगीरपुर आदि स्थानों से इस सभ्यता के अवशेष मिले तो विद्वानों ने इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता नगर योजना। तो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की नगर योजना थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे। नगर मुख्य रूप से 2 भागों में बटे थे। पश्चिम की ओर ऊंचा दुर्ग था और पूर्व की ओर नगर का निचला हिस्सा था। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। हड़प्पा के उत्खननों से पता चलता है कि यह नगर 3 मील के घेरे में बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, सुत्तागेनडोर व सुरकोटदा आदि की नगर निर्माण योजना में मुख्य रूप से समानता मिलती है। भवन प्रायः पक्की ईंटों के बने हुए थे। भवन संभवतः 1 से अधिक मंजिलों के रहे होंगे। यह सड़क के किनारों पर बने थे तथा प्रवेश गलियों से होता था। सड़कें, यहाँ की सड़कें लगभग 33 फुट तक चौड़ी थी। सभी सड़कें पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों में सड़कों पर रात को रोशनी की भी व्यवस्था की गई थी। संभवतः मशालें जलाई जाती थी। सड़कों का विन्यास ही ऐसा था कि हवा स्वयं ही सड़कों को साफ करते रहे। नालियाँ, गंदे पानी के निकास हेतु भवनों की ऊपर की मंजिलों में पाइपों का प्रयोग किया जाता था। गलियों की छोटी छोटी नालियाँ 1 फुट चौड़ी व 2 फुट गहरी थी। यह नालियाँ पानी को मुख्य सड़कों के किनारे बनी बड़ी नालियों में ले जाती थी तथा बड़ी नालियाँ पानी को नहर से बाहर नालों में ले जाती थी। नालियों को ऊपर ईंटों से इस प्रकार ढका भी जाता था ताकि सफाई हेतु ईंटों को सरलता से उठाया जा सके। जल वितरण। तो मोहनजोदाड़ो के निवासियों ने जल वितरण का अति उत्तम ढंग अपनाया था। यहाँ अत्यधिक संख्या में हुए पाए गए हैं। कुछ घरों में अपने हुए थे और कई हुए सार्वजनिक थे। लगभग सभी नगरों के छोटे या बड़े मकानों में प्रांगण व स्नानगार था। कालीबंगा के प्रत्येक घरों में अपने अपने कुएं थे। यहाँ हुए जहाँ लिखा हुआ है हुए, वहाँ हुए की जगह हो जाएगा कुएं। कुएं पाए गए हैं। कुछ घरों में अपने कुएं थे, तो इसको सुधार लीजिएगा। कूड़ेदान। उस समय नगरों में सफाई की विशेष व्यवस्था रही होगी। यह जगह जगह पर बने कूड़ेदानों से पता चलता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में किस प्रकार से मील का पत्थर है, संक्षिप्त में विवरण कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके गुरु चाणक्य या कौटिल्य ने उनका बहुत सहयोग किया था। जहाँ तक इस साम्राज्य की शुरुआत की बात है तो यह वर्तमान बिहार और बंगाल से शुरू हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। धीरे धीरे यह वंश बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर भी कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य से पहले कभी इतने बड़े क्षेत्र पर किसी एक वंश के शासकों ने शासन नहीं किया। इसके अलावा मौर्य काल
से हमें चंद्रगुप्त के गुरु और महान राजनीतिज्ञ चाणक्य द्वारा लिखी गई सुप्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र से इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के ही एक और महान शासक सम्राट अशोक ने अनेक शिलालेख लिखवाए, जिनके आधार पर हमें उस समय का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मौर्य साम्राज्य से पूर्व हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जब भारत पर छोटे छोटे क्षेत्रों पर अनेक राजा शासन करते थे, लेकिन एक साम्राज्य के रूप में भारत मौर्य काल में ही सामने आया। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता और एकीकृत केंद्र सरकार के कारण आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिला तथा व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। जब भी हम भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें मौर्य साम्राज्य का अपना विशेष महत्व है। मौर्य साम्राज्य के समय हुए परिवर्तनों को महत्व को देखते हुए मौर्य साम्राज्य के समय को हम भारत इतिहास में मौर्य काल के आधार पर विभाजित कर पढ़ते हैं। इसी आधार पर मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु की लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल के में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुधोधन था। इनके जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंब, गोपा, मज कंचना भी मिलता है। सिद्धार्थ ने यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कांस्य वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलर कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके बाद उन्होंने उरुवेला बौद्ध गया के एक प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिल्य सहित 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद तथा घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से सिद्धार्थ तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कालिका नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उमपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवंती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिवाजक सुभच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। गौतम बुद्ध के उद्देश्य और अनमोल वचन। ज्ञान के रूप में गौतम को पता चला कि जीवन में पीड़ा और दुख है। जीवन के दुखों का कारण इच्छा है। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सके तो वह जिंदगी में कोई कष्ट नहीं पाएगा। इच्छाएं खत्म होने के उपरांत हम जीवन सही ढंग से जी सकेंगे। बुद्ध द्वारा 7 ऐसे सिद्धांत बताए गए जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। सही विश्वास, सही सोच, सही कार्रवाई, सही प्रयास, आजीविका का सही साधन, सही स्मरण और सही ध्यान। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कुछ अनमोल आज्ञाओं का पालन करने का अनुरोध किया। यह सभी आज्ञा बुरे कर्मों के खिलाफ है। 8वां है, सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो इस विचारधारा के सबसे बड़े विचारक अबू हमीद अल गजाली 1058 से 1111, जिन्होंने रहस्यवाद और इस्लामी परंपरावाद के बीच मेल कराने का प्रयत्न किया। वह एक महान धर्म विज्ञानी थे, जिन्होंने 1095 में एक सूफी का जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। उन्होंने परंपरावादी तत्वों और सूफी मतावलंबियों
दोनों के द्वारा ही बहुत अधिक सम्मान पूर्वक देखा जाता था। अल गज़ली ने सभी गैर परंपरावादी सुन्नी विचारधाराओं पर आक्रमण किया। वे कहते थे सकारात्मक ज्ञान तर्क द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता बल्कि आत्मानुभूति द्वारा ही देखा जा सकता है। सूफी भी उलमाओं की भांति ही कुरान पर निष्ठा रखते थे। भारत में सूफी मत का आगमन तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में माना जाता है कि भारत में बसे श्रेष्ठ सूफियों में से एक थे क्री अल खुजवारी, जिनका निधन 1089 ईस्वी में हो गया। उन्हें दाता गजबख्श मतलब असीमित खजाने के वितरक के रूप में जाना जाता था। प्रारंभ में सूफियों के मुख्य केंद्र मुल्तान व पंजाब थे, परंतु 13वीं व 14वीं सदी तक सूफी कश्मीर, बिहार, बंगाल तथा दक्षिण तक फैल चुके थे। फैल हो जाएगा। यह उल्लेखनीय कि भारत में आने से पूर्व ही सूफीवाद ने एक निश्चित रूप ले लिया था। उनके मौलिक एवं नैतिक सिद्धांत, शिक्षण एवं आदर्श प्रणाली, उपवास, प्रार्थना एवं खानकाहा में रहने की परंपरा पहले से ही तय हो चुकी थी। सूफी अपनी इच्छा से अफगानिस्तान के माध्यम से भारत आए थे। उनके शुद्ध जीवन, भक्ति, प्रेम और मानवता के लिए सेवा जैसे विचारों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया तथा भारतीय समाज में उन्हें आदर सम्मान भी दिलवाया। सूफी मत के सिद्धांत भक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत तो एकेश्वरवादी, फिर है भौतिक जीवन का त्याग, शांति व अहिंसा में विश्वास, सहिष्णुता, फिर प्रेम, इस्लाम का प्रचार, प्रेमिका के रूप में कल्पना, शैतान बाधा, हृदय की शुद्धता पर जोर, गुरु एवं शिष्य का महत्व, बाह्य आडंबर का विरोध, सिलसिलों से आबद्ध। सूफी आंदोलन के प्रभाव, फिर है सूफी संप्रदाय के प्रमुख संत है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरू। सूफी मत के संप्रदाय तो चिश्ती संप्रदाय है, सुहरावादिया संप्रदाय है, कादरिया संप्रदाय है, नक्शबंदिया संप्रदाय और अन्य संप्रदाय आदि है। 19वां नंबर क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा का विस्तृत परिचय दीजिए। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको आप लोग क्या करिए, पॉज करके उतार लीजिएगा। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में लिखा है, इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये है आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।